हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 पंचदशः पाठ प्रहेलिका लेसन पढ़ेंगे। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियां। आप सभी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहेलियां जरूर देखी होंगी, पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। ठीक है, ये बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं और इनको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो एक मनोरंजन की भावना होती है, साथ ही हमारा मानसिक विकास भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, वहीं सूझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र तेज बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका यानी पहेली बूझने की, बताने की, समझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि उसी 2 लाइन के अंदर हमें आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी का मतलब होता है चंदन, जो हमें, मैं आगे नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आंसर्स मिल जाते हैं। कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है? को हंती करिणाम कुलम। को करिणाम यानी हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? किम क्रुयात कातरो युद्ध। और कायर युद्ध में क्या करते हैं? मृगात सिंह पलायते। और हिरण से शेर क्यों भाग जाता है? अब ये तो हमारा हुआ हिंदी अनुवाद। अब हमें आंसर कहां से मिलेगा? देखिए, कस्तूरी जायते अकस्मात। कस्तूरी जो हमारे एक चंदन होता है वो कहां से प्राप्त होता है? हमें हिरण यानी मृग से प्राप्त होता है। तो मृगात हमारा आंसर हो गया। को हंती करिणाम कुलम। हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? तो शेर नष्ट करता है सिंह। पलाय और किम कुरात कातरो युद्ध। युद्ध में कायर क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो पलायते, मतलब लास्ट लाइन में हमें तीनों के आंसर्स मिल गए हैं। दोबारा से रिपीट करती हूं। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है? तो मृग के नाभि से होती है। कोहंती परिणाम कुलम। कौन हाथियों को नष्ट करता है? तो शेर। किम कुरात कातरो युद्ध। कातरो यानी कातर यानी कायर। कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और मृगा सिंह पलायते। और मृग को देख करके सिंह पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों, इन तीनों लाइनों के आंसर्स हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सीमंत नीचू का शांता। सीमंत नीचू का मतलब होता है नारियों में शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम। राजाओं में कौन गुण से गुणों में उत्तम है? विद्भी का सदा वंद्या। विद्वान किसकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं? अत्र वोक्तम न बुध्यते, कि यहां ही कहा गया है जाना नहीं जाता है। अब देखो, अगर हम माने तो एक तो हमारा सी और ता, इसमें फर्स्ट शब्द और लास्ट शब्द से मिलकर आंसर बन रहा है। सीमंतु, नारियों में कौन शांत है? सीता को शांत स्वभाव का कहा गया है, तो सीता। राजा को अवत गुणोत्तम। राजाओं में गुणों से उत्तम कौन है? राम। विद्ववी कहा सदा विद्या विंध्या, की विद्वानों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? विद्या की। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, कि यही कहा गया है कि जाना नहीं जाता है। मतलब इन तीनों के आंसर फर्स्ट और लास्ट में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क सज्जन घाना कृष्ण। सज्जन घाना कम यानी किसे? सज्जन घाना यानी मारा गया। कृष्ण ने किसे मारा? का शीतल। अब हमें वैसे पता है कि कृष्ण ने कंस को मारा था, लेकिन ये आंसर कहां से निकलेगा? कंस। फर्स्ट के 2 शब्दों से आंसर मिल रहा है। कंस, कृष्ण के द्वारा कंस को मारा गया। का शीतल वाहिनी गंगा। गंगा कौन ठंडी धारा वाली है? ठंडी धारा वाली कौन है? गंगा। किसे कहते हैं ठंडी धारा वाली? गंगा। के दार पोषण रता। कौन पत्नी के पोषण में लीन है?
इसमें आंसर गंगा नहीं आएगा, इसमें आएगा काशी। गंगा के समान शीतल बहने वाली काशी। केदार पोषण रता, कौन पत्नी का पोषण करता है? केदार व्यक्ति का नाम है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, शीतल की ठंड, कौन ठंड से हमें, किसे ठंड नहीं सताती है? किसे ठंड, बलवंत यानी बलवान है, ठंड नहीं सहन हो पाती किससे? तो कंबल अगर हम ओढ़ते हैं तो कंबल से हमें ठंड सहन नहीं होती है, कंबल ओढ़ने से ठंड सहन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो खेत के कार्य में संलग्न और ठंड के मामले में कंबल। इस तरह से फर्स्ट दो शब्द मिलकर के कंस, काशी, केदार और कंबल, ये क्या है? इनके आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वृक्षागवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के आगे होता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन आंखें हैं लेकिन शूलपाणी यानी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, न तो छाल के वृक्ष धारण किया हुआ है, छाल के वृक्ष धारण किया हुआ है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, कोई महान पुरुष नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघ, और जल से भरा हुआ है परंतु फिर भी घड़ा है, घट या घड़ा है न बादल है। जल भरा हुआ है, न तो घड़ा है न बादल है। तो हम देखेंगे इन सबका एक ही आंसर है, वृक्ष के आगे है लेकिन पक्षीराज नहीं है। ठीक है, तीन नेत्र है लेकिन शिव नहीं है, छाल के वृक्ष पहने लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, जल उसमें है लेकिन न तो घड़ा है न मेघ है। आप देखें, नारियल इसका आंसर है। कैसे? नारियल पे छाल होती है, पेड़ पे लगता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, तीन नेत्र होते हैं लेकिन शिव नहीं है, छाल होती है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, छाल लगी होती है, और जल भरा है, न तो घड़ा है न मेघ है, अंदर जल भरा होता है नारियल के। तो इसका एक आंसर है नारियल। आया समझ में? नेक्स्ट, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतम कस्य वे सुत, जयंत का पुत्र कौन है? जयंत वस्तुतः किसका पुत्र है? कस्य यानी किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोवोक्तम, और मोक्ष कैसे कहा गया है, कैसा कहा गया है? तो इनका आंसर देखो, भोजन के अंत में क्या करना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए, आंसर है तक्रम। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रवोक्तम, मोक्ष कैसा कहा गया है? दुर्लभ, कठिन कहा गया है, मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। तो ये लास्ट में तीनों लाइन, ये शब्द इन्हीं के आंसर से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पहेलिका के हिंदी अनुवाद कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये तो आप रिक्त स्थान की पूर्ति इनमें से कर ही सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। सीमंतिशु का शांता राजा को अभूत, क सज्जन घान कृष्ण, ये सब श्लोक में से है, मतलब पहेलिका में से है। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीदम, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः न च त्रिशूल पाणी। फिर इसमें आएगा त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। इस तरह से श्लोक को योजित करना है। तो किम कुरात कात्रो युद्ध,
मृगा सिंह पलायते, ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट। विद्ववी का सदा वंध्या, विद्वान किसकी पूजा करते हैं? अत्रेवोक्तम न बुध्यते, सॉरी सॉरी सॉरी, किम कात्रो युद्धे अत्रवोक्तम न मृगा सिंह पलायते, ये आएगा फर्स्ट, मृगा सिंह पलायते फर्स्ट आएगा। सेकंड है विद्ववी का सदा वंध्या अत्रवोक्तम न बुध्यते, सेकंड का आंसर ये है। क सज्जन गहनः कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, और कथम विष्णु पदम प्रवोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये लाइनों को योजित करना है, अगर हमने पहेली पढ़ ली है पहेलियां तो हम इन लाइनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें आम या न, हाँ या नहीं में आंसर देना है। कात्रो युद्धे युध्यते न कस्तूरी मृगात जायते, आम हाँ, मृगा सिंह पलायते, मृगात सिंह पलायते, ये गलत है ना, मृग से सिंह थोड़ा भागता है। कंसह जगान कृष्णम, आम, कृष्ण ने कंस को मारा था। तक्र शक्र से दुर्लभम, आम। और जयंत कृष्ण से पुत्रम न, एक ब्लॉक इसमें कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं था, इंद्र का पुत्र था। संधि विच्छेद करना है। करिणाम कुलम, इसको तोड़ करके लिखना है, तो करिणाम कुलम। फिर है को अभिभूत, ये विसर्ग हो जाएगा तो कह प्लस अभूत, और अभी पूर्व रूप हो जाएगा तो सिर्फ भूत आएगा, ठीक है। अत्र वोक्तम, अत्रेव वोक्तम, तो इसमें 3 है, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, 3 है इसमें। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, दीर्घ। त्वग वस्त्रधारी, त्वक क का ग हो जाता है व्यंजन संधि के हिसाब से, त्वक वस्त्रधारी। विभिन्न, विभ्रत प्लस न, इसके बाद त का न हो जाता है और हलंत लग के आधा न हो जाता है, ठीक है, व्यंजन संधि के हिसाब से। नेक्स्ट है, जिस तरह से यहाँ पे इस पंद में लिंग विभक्ति और वचन बताना है, जैसे करिणाम शब्द उसमें पुल्लिंग है, षष्ठी और बहुवचन है, ऐसे ही हमें आगे बताना है कस्तूरी में। तो कस्तूरी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। युद्धे, युद्ध नपुंसक लिंग है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, नपुंसक लिंग है, सप्तमी है और एक वचन है। फिर सीमंत निशु स्त्रीलिंग है क्योंकि सीता के बारे में बात हो रही है, सप्तमी है और बहुवचन है। बलवंतम, बलवंत होना पुल्लिंग है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। शूलपाणी पुल्लिंग है, शिव जी के बारे में बोला गया है, प्रथमा है और एक वचन है। ऐसे ही शक्रस्य, ये भी पुल्लिंग है, राम की तरह चलेगा, षष्ठी और एक वचन है, रामस्य की तरह, ठीक है। इस तरह से ये हमारे लिंग विभक्ति और वचन हो गए। नेक्स्ट है विलोम शब्द चूज करना है। जायते, जायते म्रियते, वीर कातर, अशांता शांत, मूर्खे विद्वाने, अत्रेव तत्रेव,
और आगच्छति पलायते। इस तरह से ये विलोम हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से हमें सार्थक शब्द चूज करके लिखना है। तो करिणाम, करिणाम का सही शब्द है, करिणाम हाथी के लिए बोलता है तो हाथी को गजानाम बोलेंगे, गज बोलेंगे। अभूत, अभवत पास्ट टेंस है। वंध्या, वंदनीया, वंदना करना। बुध्यते, अवगम्यते, जानना, और बुध्यते भी नहीं जानना। घटः, कुंभः, घट का कुंभ घड़ा होता है। संजघानः, मारना, अमारयत, हत्या करना या मारना एक ही शब्द है, तो ये इसका सिमिलर शब्द है। ठीक है, ये हमारे समानार्थक शब्द हो गए। अब नेक्स्ट है, कोष्टक के अंदर दिए हुए पदों को चूज करके विभक्ति के अनुसार भरना है। ठीक है, विभक्ति लगानी है मतलब। तो एकः काकः आकाशे उड़ रहा था। त्रषार्थ स अन्वेषम करोति, उसने इधर उधर जल को ढूंढा, तो जलस से जल के लिए वो इधर उधर घूमता रहा। तदा, तब उसने एक घड़ा देखा, तो घटे, घड़े में अल्प बहुत कम जल देखा, तो जलम, जल देखा। वह ऊपर आने के लिए उसने क्या किया? उपलानी, आने के लिए घड़े में पत्थर डाले, तो घड़े में घटे। जलम घट ऊपरी आगच्छति, जलम जल घट के घड़े के ऊपर आ गया। घटस्य, घटस्य घड़े के ऊपर आ गया। काक सा आनंदम जल पित्वा तृप्यति, काकः कौआ आनंद के साथ जल पी करके तृप्त हो गया। इस तरह से ये हमने कहानी को शॉर्ट में फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए और विभक्तियों के अनुसार भर के कंप्लीट किया है। तो हमारे ये क्वेश्चन आंसर अब कंप्लीट होते हैं। ये लेसन नंबर 15 प्रहेलिका चैप्टर अब कंप्लीट होता है। थैंक यू।